प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। द्रव्यमान केंद्र का वेग एवं त्वरण। यह बीएससी फर्स्ट ईयर मैकेनिक्स का टॉपिक है। तो देखिए, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी और एक्सीलरेशन किस प्रकार होता है। मान लीजिए कि एक निकाय है जो n कणों से मिलकर बना हुआ है और निकाय के जो कण हैं उनके जो द्रव्यमान क्रम से m1, m2, m3 एंड सो ऑन mn तक हैं और इनके जो स्थिति सदिश हैं क्रम से r1 सदिश, r2 सदिश, r3 सदिश एंड rn सदिश हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जो n पार्टिकल सिस्टम है उसका जो सेंटर ऑफ मास है, द्रव्यमान केंद्र, हम किस प्रकार लिख सकते हैं। RCM इक्वल टू m1r1 सदिश प्लस m2r2 सदिश प्लस एंड सो ऑन mn rn सदिश अपॉन कैपिटल M। या लिख सकते हैं कैपिटल M के स्थान पर स्मॉल m1 प्लस स्मॉल m2 प्लस स्मॉल m3 प्लस डॉट 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 प्लस mn। ठीक है, तो ये कैपिटल जो M है वो संपूर्ण निकाय का जो द्रव्यमान है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है और जो बराबर होता है M इक्वल टू स्मॉल m1 प्लस स्मॉल m2 प्लस एंड सो ऑन और ये आ जाएगा स्मॉल mn। ठीक है, अब हमें सेंटर ऑफ मास का जो है वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम ये जो समीकरण नंबर 1 है उसका t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, t के सापेक्ष इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो देखो क्या लिख सकते हैं, डी आर सी एम अपॉन डी टी इक्वल टू, अभी कैपिटल M तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन कैपिटल M ब्रैकेट m1 dr1 सदिश अपॉन डी टी प्लस m2 dr2 सदिश अपॉन डी टी प्लस डॉट 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 प्लस mn dRn अपॉन डी टी। हमने क्या कर दिया, t के सापेक्ष अवकलन कर दिया। अब ये जो राशि है dr1 सदिश अपॉन डी टी, ये क्या करेगी, वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगी पार्टिकल का जिसका मास कितना है m1 है। dr2 अपॉन डी टी ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगी जिसका मास m2 है। ठीक है, तो अगर जो फर्स्ट पार्टिकल है जिसका मास m1 है उसकी वेलोसिटी को मैं v1 से रिप्रेजेंट करूं एंड इसी प्रकार मैं जो mn जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी को मैं vn से रिप्रेजेंट करूं, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी देखो। और जो सेंटर ऑफ मास है उसको कैपिटल V से मैं रिप्रेजेंट करता हूं, तो कैपिटल VCM इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन n ब्रैकेट m1 v1 सदिश प्लस m2 v2 सदिश प्लस डॉट 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 प्लस mn vn सदिश। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में कैसे लिखते हैं, VCM सदिश इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन i इक्वल टू 1 से लेकर n स्मॉल mi vi सदिश अपॉन कैपिटल M। या ये जो mi vi है वो क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है मोमेंटम यानी संवेग। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, VCM इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल M समेशन i इक्वल टू 1 से लेकर n pi सदिश, जहाँ पर pi क्या हो जाएगा, mi vi सदिश। ठीक है, आगे देखिए, या VCM इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल P अपॉन कैपिटल M, जहाँ पर कैपिटल P जो है क्या हो जाएगा, समेशन i इक्वल टू 1 से लेकर n pi क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 प्लस Pn। यानी ये जो सभी पार्टिकल है उनका जो संवेग आएगा उन सब का एडिशन ये कैपिटल P रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी जो संपूर्ण निकाय है उसका कुल रेखीय संवेग को ये कैपिटल P रिप्रेजेंट करेगा। तो क्या हो जाएगा, m VCM इक्वल टू P। ठीक है, जहाँ पर P निकाय का कुल रेखीय संवेग है
और निकाय का जो कुल रेखीय संवेग है निकाय के विभिन्न कणों के रेखीय संवेग के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, जो यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया है। अब मान लीजिए कि यदि निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है, बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है, तो निकाय का जो कुल रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, अर्थात रेखीय संवेग क्या होगा, नियत होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, एम वी सी एम इक्वल टू कॉन्स्टेंट, स्थिरांक के बराबर, या वी सी एम इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि एम जो द्रव्यमान है वो भी स्थिर रहेगा, तो ये वी सी एम इक्वल टू कॉन्स्टेंट के बराबर हो जाएगा। यानी अगर बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है तो उस केस में द्रव्यमान केंद्र का जो वेग है वो नियत रहता है, और यह द्रव्यमान केंद्र का एक पर्टिकुलर विशेष गुण है कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में निकाय का जो द्रव्यमान केंद्र का वेग है वो नियत रहता है। ठीक है, आगे देखिए। अब इसका हमें एक्सेलरेशन ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण जो 2 है उसका टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो डी वी सी एम अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी टी ब्रैकेट 1 अपॉन एम समेशन आई इक्वल टू 1 से लेकर एम एम आई वी आई सदिश। डी वी सी एम अपॉन डी टी को मैं ए सी एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और तो ये इक्वेशन क्या हो जाए, 1 अपॉन एम समेशन आई इक्वल टू 1 से लेकर एन एम आई डी वी आई अपॉन डी टी, और डी वी आई अपॉन डी टी ए आई। तो इक्वेशन हो जाएगी 1 अपॉन एम समेशन आई इक्वल टू 1 से लेकर एन एम आई ए आई, जहाँ पर एम आई ए आई इक्वल टू एफ आई, यानी निकाय का जो आयवा कण है उस पर लगने वाला बल को रिप्रेजेंट करती है। तो क्या इक्वेशन हो जाएगी, ए सी एम इक्वल टू 1 अपॉन एम समेशन आई इक्वल टू 1 से लेकर एन एफ आई। ठीक है, तो एफ आई जो है वो आयवे कण पर लगने वाला कुल बल है, और जो आयवा कण है उस पर 2 प्रकार के बल कार्य करेंगे। एक तो करेगा बाह्य बल कार्य करेगा, दूसरा करेगा आंतरिक बल। आंतरिक जो बल है वो जो एन पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, तो वो एन पार्टिकल के साथ अन्योन्य क्रिया के कारण ये उत्पन्न होता है। आंतरिक बल कणों के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, आगे देखिए। तब इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए सी एम इक्वल टू 1 अपॉन एम समेशन आई इक्वल टू 1 से लेकर एम एफ आई बाह्य प्लस एफ आई आंतरिक। और हम सभी जानते हैं कि जो आंतरिक बल है उसको किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, समेशन आई इक्वल टू 1 से लेकर एन एफ आई जे। और जो न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता है कि एफ आई जे इक्वल टू माइनस एफ जी आई। तो उसके कारण जो आंतरिक बल का जो प्रभाव है वो कितना हो जाएगा, 0। यानी एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पर बल लगाएगा, दूसरा पार्टिकल वापस पहले पार्टिकल पर बल लगाएगा, तो जो रिजल्टेंट जो आंतरिक बल आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, तो आंतरिक बल के कारण जो बल है वो 0 हो जाएगा, तो सिर्फ इसमें बचेगा बाह्य बल के बराबर। तो ए सी एम कितना हो जाएगा, ए सी एम इक्वल टू 1 अपॉन एम समेशन आई इक्वल टू 1 से लेकर एन एफ आई बाह्य, या समेशन आई इक्वल टू एन एफ आई बाह्य को मैं कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट किया है, तो क्या हो जाएगा, ए सी एम इक्वल टू कैपिटल एफ अपॉन कैपिटल एम, या एम ए सी एम इक्वल टू कैपिटल एफ, जहाँ पर कैपिटल एफ जो है क्या हो जाएगा, एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री एंड एफ एन। तब इस समीकरण नंबर से देखिए, समीकरण नंबर 6 नंबर हमने इसको दिया है, उससे देखिए कि ये जो निकाय का जो द्रव्यमान केंद्र है वो इस प्रकार गति करता है कि मानो निकाय का जो समस्त द्रव्यमान है वो द्रव्यमान केंद्र पर संकेंद्रित हो, एवं निकाय पर आरोपित बाह्य बल केवल द्रव्यमान केंद्र पर ही लग रहा हो। इस प्रकार का हमने एन पार्टिकल लिया है, एक पार्टिकल के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो भी यही आएगी, और जो एन पार्टिकल का जो निकाय है उसके लिए भी इक्वेशन हमने ये निकाली है, बस उसमें ये सेंटर ऑफ मास आ जाता है। यानी सेंटर ऑफ मास इस प्रकार बिहेव करता है कि मान लीजिए संपूर्ण द्रव्यमान उसी पर केंद्रित हो और जो बल है बाह्य बल उसी पर कार्यरत कर रहा हो।
ठीक है, धन्यवाद।